हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद कि ठीक होंगे और ज्ञानगर यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छा नोट्स आप तैयार कर रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना? चलिए, और अच्छे से जुड़े रहिए, बहुत बेहतर होगा, नो डाउट। बहुत अच्छा कंसेप्ट भी आएंगे आपके पास और बहुत अच्छा लेवल भी हो जाएगा। फिजिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी यानी जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, समझिए उसमें आपको लोहा बना देंगे हम आपको। शर्त यह है कि आप ईमानदारी से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सुन लीजिए। सुनना शर्त है। याद रखिएगा कि आज अगर नहीं सुनिएगा, सुनने की अगर आदत आप में नहीं है, तो याद रखिए अगर आज आप नहीं सुन रहे हैं तो कल आपका भी सुना नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सुनी जाए और कल सुना जाए, तो इसके लिए आदत आपको डालनी पड़ेगी, पहले सुनने की, फिर आपकी बातों को कोई सुनेगा। ठीक है? तो हम लोगों ने बात कर लिया था, चार्ज की बात कर लिया था, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लिया था, पोटेंशियल डिफरेंसेस की बात कर लिया था। जो आपके पास 3 वीडियो जा चुका है और ये चौथा वीडियो है जो आज हम लोग बात करेंगे, कंप्लीट ओम्स लॉ पे। किस पे बात करेंगे? छोटा छोटा वीडियो को रख रहे हैं ताकि आप एक एक पॉइंट से भली भांति कंसेप्ट से रूबरू हो ले और एक एक पॉइंट को समझते हुए चले, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना न करना पड़े। अगर ज्ञान घर को आप देख रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि एक एक पॉइंट को हम आपको फोकस करते चले, समझाते हुए चले, बताते हुए चले, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए, कहानी आती है ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ क्यों आया, आखिर क्या है इस ओम्स लॉ में? तो याद रखिए कि ओम्स लॉ जो है, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया और करंट पढ़ लिया, तो उसी का अप्लाइड है ओम्स लॉ। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का अप्लाइड है ओम्स लॉ। क्या अप्लाइड है? ओम्स लॉ ने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड हम करते हैं सर्किट में, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के होते हैं। ये ओम्स लॉ के मुताबिक बात आई समझ में। ठीक है? क्या समझ में आया? कि ओम्स लॉ कहता है कि जब हम सर्किट के अंदर, सर्किट कहते हैं किसको है? जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, सर्किट के अंदर हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा। इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट जो है, वोल्टेज, वो वोल्टेज समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? करंट के हैं, विद्युत धारा के। आई बात समझ में? चलिए, यहीं पे हम एक बात और करेंगे, आपको होल्ड करेंगे। क्या होल्ड करेंगे? कि इसकी परिभाषा अगर लिखने के लिए आपसे कहे तो क्या लिखिएगा? ठीक है? तो ये परिभाषा आप लिखिएगा कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ओम्स लॉ स्टेट दैट्स, नहीं लिखे तो लिख लीजिए, ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है? चलिए, दूसरी बात क्या है? इसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या करेंगे? तो लिख लीजिए, दूसरी बात क्या लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिए, दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरीज एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? देखिए, कहने का मतलब हो गया कि यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड कर रहे सर्किट में वो वेरीज करेगा, तो करंट भी क्या करेगा? वेरीज करेगा। यहां पे है एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ओम्स लॉ से और क्या कंडीशंस आया था। ठीक है? तो ओम्स लॉ की बात हम लोग करते हैं। तो ओम्स लॉ से आया था, क्या आया था? कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो समानुपाती है किसके? करंट के। ये आपका ओम्स लॉ कहता है। कहां पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है? कांस्टेंट टेम्परेचर, अचर ताप पर जो है, ओम्स लॉ भी इक्वल टू, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? आई के है। और आपने मैथ में पढ़ा होगा कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो यहां पे आएगा कांस्टेंट आर। कौन आएगा? आई आर। यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आया हमारा। किसी किसी बुक में इस तरह से लिखेगा, किसी किसी बुक में आपका आर आई लिखेगा। तो अंतर कुछ नहीं है, बस यही है, आप याद रखिएगा। जहां पे आर क्या है? तो आर है रेजिस्टेंस कांस्टेंट। क्या है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट, याद रखिएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ओम्स लॉ से एक नई चीज का एंट्री होती है, उसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या है?
आखिर रेजिस्टेंस कौन सी बला है? तो बला कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस एक अवरोधक है, एक बाधा डालने का काम करता है। किसकी बाधा डालने का काम करता है? कि करंट की फ्लो की बाधा को रोकने, यानी बाधा डालने वाला, करंट की फ्लो को रोकने वाला, उसमें बाधा डालने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक यंत्र है, उसका नाम है रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम्स लॉ से एक नई चीज का एंट्री हुआ, किसका? प्रतिरोध का हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब यहाँ इस आखिर यहाँ पे कांस्टेंट रेजिस्टेंस आने का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस इन द ओम्स लॉ? तो अब यहाँ पे बात समझिएगा, क्या समझिएगा? अभी आपने पढ़ा कि भी समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? करंट के हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ेगा, करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, अगर आपको प्रैक्टिकल के रूप में देखना है, सभी घर में ऑलमोस्ट, तो मैं इतना जानता हूं कि टंकी यानी नल से रूबरू सब लोग होंगे। ठीक है, टंकी में पानी स्टोर कर लीजिए और उससे पानी आप नीचे फ्लो कराइए। आप देखिएगा कि टंकी में जितना ज़्यादा पानी स्टोर होगा, आने वाले पानी की रफ्तार जो होती है उतना ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब बिल्कुल आपने सही आंसर किया कि पानी जो है आपका टंकी में है, फुल है, तो उसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, और पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो पानी की रफ्तार भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बिल्कुल आपने कोरिलेट करिए एकदम, बिल्कुल आपका माइंड सिलेक्टिव माइंड है और सिलेक्शन की तरफ आप सोच रहे हैं, एक सिलेक्टेड स्टूडेंट की तरफ सोच रहे हैं, जिनका मिशन है नीट क्वालिफाई करना, या जिनका मिशन है आईआईटी के अंदर अच्छा रैंक ला करके उसमें प्रवेश करना। राइट, ठीक उसी प्रकार आप सोच रखते हैं। गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप रिप्लाई करते रहें। ये देखिए, ये ज़रूरी है कि हम आपके सामने नहीं हैं, तो आपकी बातों को, आपकी आवाज़ को हम सुन रहे हैं, क्योंकि इतना तो अनुभव हो ही गया है कि कौन विद्यार्थी क्या सोच रहा है। इसी में हर तरह के लोग हैं। कोई विद्यार्थी कितना भी अच्छा पढ़ा लो, वो कुछ ना कुछ खामी, मतलब सर आप बोर्ड पे डोलते रहते हैं, आप तो हाथ ऐसे करते रहते हैं। देखिए, अब खामी तलाशने बैठे हो तो बेटा हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खामी है। आई बात समझ में? चलिए, तो खामी को नहीं देखना है, जहाँ से अच्छी चीज़ लगे उसे क्या करना है? ग्रास्प करना है, उसे एब्जॉर्ब कर लेना है। और जो बुरी चीज़ लगे उसे हम लोग क्या करें? डिलीट कर दीजिए या उसे इग्नोर करिए। आई बात समझ में? कमियाँ हर किसी में है। ठीक है, आगे बढ़ना है तो कमियां नहीं, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए? कंटेंट अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो कंटेंट पे ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, तो आई बात समझ। यहां कहने का मतलब कि आखिर कांस्टेंट रेजिस्टेंस आने का क्या पर्पस था? तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओम्स लॉ कहता है कि आपकी मर्जी चाहे पोटेंशियल को जितना बढ़ा लो, करंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उस सर्किट में, जिस सर्किट में करंट बढ़ रहा है, जिस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, उसमें प्रतिरोध पे कोई बाधा नहीं आने वाली है, प्रतिरोध पे कोई अंतर नहीं आने वाला है। इसी के लिए कहा गया है रेजिस्टेंस कांस्टेंट। आई बात समझ में? बहुत बच्चे ओम्स लॉ, यानी जो आपके साथी जो पास आउट कर गए होंगे, उनसे पूछिए, तो बहुत बच्चे शायद इक्का दुक्का बता पाएं, मैक्सिमम के मैक्सिमम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, उन्हें रटा दिया गया है। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। परिभाषा आप लिख लिए, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? करंट के। इसके कुछ ग्राफ भी आएंगे। क्या आएंगे? ग्राफ आएंगे। ठीक है, ग्राफ क्या है? तो ग्राफ आएगा आपका पोटेंशियल वर्सेज करंट, आई के बीच में आएगा। ठीक है, किसके किसके बीच ग्राफ आएगा? पोटेंशियल वर्सेज आई के बीच ग्राफ आएगा। ठीक है, चलिए, क्या आएगा? तो अब देखिए, ये जो इधर वाला जो होता है, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं। और ये वाले को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। इसका मतलब ये वाला क्वांटिटी हमारा एक्स एक्सिस पे रहने वाला है, और ये वाला क्वांटिटी हमारा वाई एक्सिस पे रहने वाला है। चलिए, ग्रो अब हम लोग स्लोट कर लेते हैं। ये हमारा भी है, ये हमारा आई है। ठीक है, चलिए, अभी आपने कहा, क्या कहा? ओम्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी भी समानुपाती है किसके? करंट के। ठीक है, विद्युत धारा के समानुपाती है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब पासिंग जो होगा दोनों, यानी पोटेंशियल और करंट, इसके भी जो पासिंग होगा, ये बढ़ेगा जितना, उतना ही आपका करंट बढ़ेगा। इसका मतलब ये पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो ग्राफ से इतना ही नहीं, ग्राफ से क्वेश्चंस बनता है, और अच्छा क्वेश्चंस बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? देखिए, ये तो देख लिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा मुझे, तो याद रखिएगा कि किसी भी ग्राफ का, किसी का भी ग्राफ का स्लोप आपसे पूछे, तो उस ग्राफ का जो है
स्लोप आपका tan थीटा दे देगा। अगर tan थीटा नहीं होगा तो अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार अगर है, y बराबर है mx प्लस सी, mx प्लस सी है, ठीक है, तो ये अगर रखिएगा ये वाला आपका, तो ये हमारा जो कांस्टेंट है, ये तो हमारा जो है कोई टर्म है जो स्टार्टिंग ग्राफ को स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ये हमारा जो कोफिशिएंट होता है इसका, m जो कोफिशिएंट होता है यही हमारा स्लोप देता है। यानी x का कोफिशिएंट जो है हमारा m, ये हमारा स्लोप देता है किसी ग्राफ का, और ये ग्राफ हमारा स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप समझिए, क्या समझिए, देखिए आप मैथ के अंदर अभी ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन आता है, एक आता है tan थीटा। क्या आता है, tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बाय आधार, ये tan थीटा होता है। और किसी का भी ग्राफ, किसी भी ग्राफ का स्लोप जो है वो हमारा tan थीटा देता है। तो अब देखिए ये हमारा p कहलाता है, ये कहलाता है परपेंडिकुलर है हमारा p, और ये हमारा जो लेटा हुआ है ये हमारा b कहलाता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब देखिए p के जगह पे कौन है हमारा v, और b की जगह क्या है, i है, ठीक है, tan थीटा। और आप जानते ओम्स लॉ से v इक्वल टू क्या है, आई आर, जहां से r रोकिएगा तो क्या आएगा, v बाई आई आएगा। तो अब बताइए v बाई आई आपको क्या दिया, यही स्लोप है हमारा, यही स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। तो स्लोप क्या देगा हमारा, tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर हो गया, v बाई आई, ये किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। यानी आपका v वर्सेस i का जो ग्राफ है वो आपका दिया, क्या दिया बोलिए, क्या दिया, रेजिस्टेंस दिया। यानी v वर्सेस i का ग्राफ आपको क्या दिया, रेजिस्टेंस दिया। यहीं पे बच्चा चकमा खा जाते हैं। कहाँ पे चकमा खाएंगे, क्वेश्चन चेंज कर दिया, मतलब ग्राफ जो है v वर्सेस i ना दे करके आपको क्या पूछ दिया है, आपसे पूछ दिया i वर्सेस v, i वर्सेस v, और आपसे पूछ दिया कि इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा। बहुत आप में से ऐसे बच्चे हैं जो गलती करेंगे और करेंगे। देखिए पहले क्या था, यानी एक्स एक्सिस पे कौन था, i था, अब एक्स एक्सिस पे कौन डाल दिया, v डाल दिया है। इसका मतलब स्लोप भी चेंज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, स्लोप आपका जो tan थीटा था r, तो अब स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा तो रहेगा ही लेकिन 1/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/r। देख लेते हैं इसको, चेक करें। चलिए यहाँ पे y, यानी हमने क्या कहा, जो स्टार्ट करेंगे जिधर से वो आपका y एक्सिस होगा, और जहां इंड होगा वो आपका x एक्सिस होगा। तो ग्राफ निकालने में, ग्राफ प्लॉट करने में अब आपको दुश्वारी नहीं आनी चाहिए। जिधर से स्टार्ट करेंगे उसको आप बाय डिफॉल्ट क्या मान लो, y मान लो, और जहां इंड हो रही है उसको आप कुछ नहीं दिया है बाय डिफॉल्ट, उसको क्या मानो, x मानो। ग्राफ निकालना, यानी आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक्स वाई ढूंढने बैठोगे नहीं मिलेगा, मानना पड़ेगा जो स्टार्टिंग है वो हमारा y है, जहां एंडिंग है वो हमारा x है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या हो गया, ये y एक्सिस हमारा i है, और ये हमारा x एक्सिस क्या है, v है, ठीक है। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा, क्या पढ़ा, v इक्वल टू आई आर, जहां से i बराबर क्या है, सॉरी r बराबर, बोलिए v बाई आई। अब इसको पलटिएगा, अब क्या करिएगा, i को ऊपर कर दीजिए और v को नीचे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर पलटिएगा, i ऊपर जाएगा और v क्या आ जाएगा, नीचे। तो ये भी क्या हो जाएगा, पलटा जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, r नीचे हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। और यहाँ ग्राफ से भी आएगा आपको, देखिए। चलिए ये भी क्या होगा, दोनों कैसा है, करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों, यानी जो हम दोनों क्वांटिटी एक साथ बढ़ रहे हैं, एक के बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ग्राफ हमारा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसका स्लोप पूछ दे कि क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, तो आप बताइए मुझे इसका स्लोप क्या हो जाएगा। तो अभी आपको मैंने बताया किसी का भी ग्राफ हो, स्लोप ऑलवेज क्या देगा, tan थीटा देगा। अब tan थीटा पुट करिए, tan थीटा क्या होता है, p बाई बी, p की जगह कौन हो गया आपका i, और b की जगह कौन हो गया v, i बाई v क्या दिया, 1/r। यानी आपका जो ग्राफ होगा क्या दे देगा, ग्राफ का स्लोप बताइए 1/r दिया। क्या दिया, यानी i वर्सेस v का ग्राफ जो है आपका रेजिस्टेंस का उल्टा, मतलब रेजिस्टिविटी दे देगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का उल्टा रेजिस्टिविटी, और v वर्सेस i का ग्राफ जो है आपको रेजिस्टेंस देगा। तो ये माइंड में रखिएगा, क्वेश्चंस बनेगा अगर आपसे पूछा, अगर मैथ आप पढ़ लिए होंगे, थोड़ा एंगल का कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, स्लोप की बात अगर कर ले तो थोड़ा, अगर मान ले कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राफ इस तरह से दिया है, इसको मान लिया जाए, इसको दे दिया a, इसको दे दिया b, और हमारा ये है ग्राफ है v वर्सेस i है, v वर्सेस i है।
आपसे पूछ दिया कि किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बताइए क्या होगा। तो आप वैल्यू निकालिए। देखिए टेन थीटा का वैल्यू कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ इसको मान ली थीटा वन, इसको मान ली थीटा टू, कहाँ पे ज़्यादा होगा, और ऑब्वियस बात है कि थीटा टू पे ज़्यादा होगा। तो टेन थीटा का वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि अभी आपने कहा कि ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ग्राफ का स्लोप ऑलवेज टेन थीटा देता है। तो टेन थीटा यानी यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आर ए का क्या होगा, ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर बी, क्योंकि एंगल क्या है, ज़्यादा, यानी एंगल ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस ज़्यादा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आई बात समझ में कि नहीं आई, गुड। यहीं पे अगर आपसे क्या पूछ देता, अगर इसके जगह पे आई दे देता और यहाँ देता भी, मैं तो यहीं पे करने चला हूँ, और थोड़ा देख लीजिए, उल्टा कर देता तो वैल्यू भी क्या हो जाता, तब रेजिस्टेंस पूछता तो हमारा क्या हो जाता, बी का ज़्यादा होता विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि उल्टा हो गया यहाँ पे। तो जब आप एग्जाम में जाएँ तो आँख कान सारे चीज़ को खोल करके जाए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बच्चे पढ़ के जाते ज़रूर है, पता चलता है कि क्वेश्चन कह कुछ और रहा है और बच्चा समझ कुछ और रहा है, और होता कुछ और है, पन कुछ और जाता है। इसीलिए हमेशा हमेशा खुद पर भरोसा रख करके जाइए। सिलेक्शन कोई दिलाता नहीं है, बच्चे खुद सिलेक्ट अपने से होते हैं, अपनी मेहनत पे होते हैं। और मैं जो आपको पढ़ा, देखिए कभी भी जो चैनल है उसके व्यूअर पे मत जाइए, आप कंटेंट देखिए, कंटेंट कहाँ से बेहतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और यकीन जानिए जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना, बहुत बच्चे, यानी सिलेक्शन तो दूर की बात, बहुत ऐसे हैं जो फ्रेंड, यानी उनको अब स्टूडेंट तो नहीं कह लीजिएगा, क्योंकि वो अभी शिक्षक बन करके किसी स्कूल में सेवा दे रहे हैं, 11th के रूप में, यानी 11-12 के टीचर के रूप में, और 9-10 के टीचर के रूप में वो सेवा दे रहे हैं। तो ज्ञान घर का ये खासियत है कि स्टार्ट किया नवंबर से ही, यानी ये नवंबर 2023 का, और नहीं तो कम से कम एटलीस्ट मेरे जानने वाले में से, यानी जो चैनल को टेस्ट सीरीज जो चैनल दिया गया था उसको जो लगाए, लगभग 75 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो ये अपने आप पे बहुत मायने रखता है। और साइंस की बात करें तो 9th में जो मैंने यानी 9th में के जो एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी यानी बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है टीचर के लिए, उसने 80 क्वेश्चंस पूछा था साइंस से, जिसमें से 45 प्लस क्वेश्चन मेरे द्वारा डायरेक्ट सेट से जो मैंने करा था वो आया था। तो यानी देखिए सिलेक्शन बच्चे अपने मेहनत से हासिल करते हैं, लेकिन सिलेक्शन दिलाने के पीछे एक अच्छे गाइडर, एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत होती है। जहां से आपको बेहतर कंटेंट मिले उसी चैनल को फॉलो करिए, पढ़िए, और अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड, आपके मित्र और आपके सर्किल में जो भी हैं ज्ञान घर से जुड़ जाएं और उनके लिए भी भला बेहतर हो सके। इसीलिए हमेशा देखिए कभी भी क्या होना, परिणाम की चिंता मत करिए, कर्म करते जाइए, फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। देर होगा दुरुस्त होगा, बेहतर होगा, भरोसा खुद पर है तो पत्थर काट करके, पहाड़ काट करके भी रास्ता बनाया जा सकता है। अगर भरोसा खुद पे भी नहीं है तो महल आपको दे दिया जाए तो उसे वीरान होते समय नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप में काबिलियत है, आप पर भरोसा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तो जग जीत लीजिएगा। भरोसा नहीं है तो मिला हुआ चीज़ को भी हार जाइएगा। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखिए, खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ही खुद अपने आप पे भरोसा नहीं करिएगा तो कोई दूसरा क्यों करेगा, ठीक है। यानी एक शब्द है, क्या है कि एक व्यक्ति है जो बार बार कहता नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और अंततः नहीं ही होता है, क्योंकि उसकी इच्छा पहले से ही थी कि नहीं हो। और एक है कमज़ोर तबके का है, पढ़ने में कमज़ोर है, उसे बहुत बातें समझ में नहीं आती, लेकिन उसने कहा कि निकलेगा निकलेगा और होगा, और वो सिलेक्शन पाया ही, क्योंकि वो पहले से ही ठान चुका था कि होगा और होगा। तो हर काम आपकी सोच पर निर्भर करती है कि आप उसे किस रूप में सोचते हैं और देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव होइएगा, परिणाम भी नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव होइएगा, परिणाम भी पॉजिटिव आएगा। इसलिए आप एकदम हमेशा बोलिए कि मेरा बोर्ड में क्लास 10 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 95 प्लस आएगा तो आएगा तो आएगा, और निश्चित आएगा ही। जब आप कहें नहीं आएगा नहीं आएगा तो दोनों ताल में, आप चाहते थे भी नहीं आए और हुआ भी नहीं, तो दोनों तो बात सही ही हुआ। इसीलिए आप चाहेंगे कि आए तो ज़रूर आएगा, ठीक है। बच्चे एक यानी साइंस में 10th के अंदर 99 मार्क्स भी लाए, यानी बहुत, यानी जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया था और कंटेंट जो लिखाया था नोट्स वगैरह में, ठीक है, वो हूबहू डायरेक्ट वही चीज़ आया। यानी बहुत सिलेक्टिव चीज़ को पढ़ाते हैं। देखिए
बागो बहार में मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ मैं पढ़ाऊंगा जिसकी ज़रूरत एग्ज़ाम में है और जो एग्ज़ाम पूछती है, ठीक है, और जिससे आपकी ज़रूरत है सिलेक्शन लेने के लिए, और सिलेक्शन में उसके आप सार्थक और जो है आपके लिए योगदान रहे, वही चीज़ को पढ़ने की भी ज़रूरत है और पढ़ाए भी जाते हैं। तो आपको आई होप कि आपका यानी ग्राफ से संबंधित स्लोप भी समझ में आया होगा, ग्राफ क्या होता है, अगर चेंज कर दे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, अगर एंगल दे दे दो चीज़ और उसमें पूछ दे किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जिसकी एंगल ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। चूँकि हमारा किसी का भी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, tan थीटा देता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ओम्स लॉ हो गया, चलिए ये आपके हो गए। चलिए अब यहाँ पे आपने ओम्स लॉ से पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R क्या था, तो R के बारे में चर्चा है, वेयर R इज कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या मतलब, यानी ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, यानी ओम्स लॉ से एक नई चीज़ का एंट्री होता है, और नई चीज़ कौन है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है क्या, यानी आप चाहे जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ा लो, आप चाहे जितनी मर्जी करंट बढ़ा लो, यानी वोल्टेज बढ़ेगा, ऑटोमेटिक करंट बढ़ेगा, लेकिन उस सर्किट के अंदर प्रतिरोध पे कोई बाधा, कोई प्रभाव नहीं आने वाला है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसी को कहा गया है, इसी को कहा गया, क्या कहा गया, रेजिस्टेंस कहा गया है। लेकिन हाँ, यहीं पे अगर बात की जाए कि टेम्परेचर जो है हमारा, अगर सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो सेमीकंडक्टर पे जो होता है हमारा रेजिस्टेंस चेंज कर जाता है, लेकिन जनरली जो कंडक्टर होता है उसके ताप पे यानी ताप पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता है, याद रखिएगा सेमीकंडक्टर की केस में। ठीक है, क्या मैंने बताया कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा कंडक्टर में, लेकिन क्या आपसे पूछा जाएगा क्या सेमीकंडक्टर में प्रभाव पड़ेगा, तो आप रखिएगा कि नहीं, यानी सेमीकंडक्टर में करंट बढ़ाने से और घटाने से रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं आता है, नहीं आता, नहीं आता। ये सब बात, छोटी छोटी बात नोट करते चलिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर फॉर विच रेजिस्टेंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, यानी रेजिस्टेंस है जो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है, पास कर रही, उसको रेसिस्ट करना, उसको रोकना, बाधे करना। जिस प्रकार आपसे अगर एक कॉपर वायर दिया जाए और एक लोहा वायर दिया जाए और दोनों को कहे, यानी दोनों से बल्ब को कनेक्ट करिए, आप देखिएगा कि कॉपर वायर से बल्ब जो है ज़्यादा ग्लो करती है, आयरन वायर से बल्ब कम ग्लो करेगी। इसका एक ही कारण है, जबकि दोनों में वोल्टेज सेम सप्लाई किया गया है, दोनों में वोल्टेज सेम सप्लाई किया गया, तो इसका एक ही कारण है कि कॉपर वायर में रेजिस्टेंस कम है, यानी उसने जो है करंट को कम रोका है, और वो लोहा वाला जो वायर है वो रेजिस्टेंस को ज़्यादा रोका है, जिसके कारण बल्ब को उतनी पोटेंशियल नहीं मिली, उतनी एनर्जी नहीं मिली, जिसके कारण बल्ब कम ग्लो किया और कॉपर वायर में बल्ब ज़्यादा ग्लो किया। इसका मतलब यह हुआ कि आयरन वाला और आयरन वायर और कॉपर वायर के रेस्पेक्ट में अगर बात किया जाए कि किसकी प्रतिरोध ज़्यादा है, तो कॉपर वायर की प्रतिरोध कम है, आयरन वायर की प्रतिरोध ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वही चीज़ लिख रखा, यानी प्रतिरोध का एक ही कारण है, क्या कारण है, करंट को रेसिस्ट करना, रोकना, रोके रखना। ठीक है, चलिए ये बात आपको मैं बता दिया कॉपर वायर से भी और आयरन वायर से भी। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि कॉपर यानी रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या होता है, ओम, जिसको हम लोग डिनोटेट करते हैं किससे, एक ग्रीक लेटर है इस प्रकार, ये हमारा ओम। ठीक है, ओम का सिंबल है। आइए 1 ओम का क्या मतलब हुआ, आपने अभी पढ़ा, ओम्स लॉ से आपने पढ़ा रेजिस्टेंस बराबर है V/I। तो यहीं पे अगर आपसे पूछ जाए कि 1 ओम का क्या मतलब हो गया, तो 1 ओम का क्या मतलब हुआ, किसी कंडक्टर से 1 वोल्ट सप्लाई किया जा रहा है विथ 1 एम्पियर करंट के साथ, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर of current through a conductor between 2 points having a potential differences equal to 1 volt। यानी potential differences between 2 पॉइंट के बीच कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, और उसमें करंट कितना सप्लाई होना चाहिए, उसमें करंट 1 एम्पियर सप्लाई होना चाहिए, तब जाकर के आपका जो आएगा 1 ओम आएगा। तो यही परिभाषा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्या है, इट इज obvious that electric current through a resistor is inversely proportional to resistance। क्या मतलब कि रजिस्टर्स के अंदर जो हमारे पास, यानी ओम्स लॉ से देख लीजिए, V इक्वल टू क्या है, IR है, जहां R I बराबर क्या, R बराबर क्या हो जाएगा, V/I।
अब बात करिएगा आई और आर के बीच के संबंध, तो लिखिए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। मतलब प्रतिरोध ज्यादा होगा, करंट कम फ्लो करेगी, करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, इसका मतलब प्रतिरोध कम है। ओम्स लॉ से मुख्य मुख्य बातें याद रखिए। ओम्स लॉ से भी इक्वल टू क्या, भी इक्वल टू बोलिए, भी इक्वल टू आई आर, जहां पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई के, आई बढ़ेगा वोल्ट बढ़ेगा, और वहीं पे आर जो है, आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आई के है। यानी आई ज्यादा है प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध ज्यादा है आई कम है। ये हमारा वही चीज कह रहा है कि इट इज ऑब्वियस दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ रजिस्टर, यानी रजिस्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रजिस्टर रेजिस्टेंस के। ठीक है, चलिए दूसरी पॉइंट क्या करा, दिस मीन्स इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज विथ एन इंक्रीज रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब समझे कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट का, करंट बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट घटेगा, तो इस तरह से यह मतलब जो है ये वाइस वर्सा है। जस्ट अपोज, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यानी हमारा वेदकार मानुपाती का रिलेशन क्या हो गया, यानी आई इक्वल टू आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो हमारा करंट क्या होगा, घटेगा। यही हमारा वाइस वर्सा कहलाता है, जस्ट अपोजिट। मतलब विद्युत धारा बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा घटेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर, तो एकदम नोट्स कर लीजिए एकदम अच्छे से। अब ग्राफ की बात तो हम कर ही दिए हैं, है ना, अब यहाँ कुछ ऐसा नया कुछ करने की जरूरत है नहीं। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बाई आर है, यानी आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, आई, आई लिखिए, जो लिखना है लिखिए। चलिए ग्राफ कैसा होता है, यानी ओम्स लॉ से जो भी और आई के बीच जो ग्राफ है कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, नो डाउट। चलिए बहुत अच्छा, ठीक, आगे देख लेते हम लोग, आगे क्या कहता है कहानी। अब आता है रेजिस्टेंस, आप जान लिए, तो एक आता है रियोस्टेट्स। देखिए हर एक टर्म को आपको मैं बताते चल रहा हूँ, तो दिक्कत उस बारे में, ओम्स लॉ से क्लियर हुआ। आप सबसे पहले पढ़े कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वहाँ से आया था कि जो हमारा चार्ज फ्लो करेगा, रेट ऑफ चार्ज, इसी को हम लोग कहते हैं करंट, रेट ऑफ चार्ज को ही हम लोग करते हैं करंट, यानी क्यू जो है हमारा क्यू बराबर आई टी, या आई बराबर है क्यू बाई टी, यानी किसी भी क्वांटिटी, यानी चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको करंट देगा। करंट दो तरह का था, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस एक पार्टिकुलर टाइम के लिए जहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत पड़ती थी, और एक एवरेज जो आपका सेवरल टाइम, अलग अलग टाइम पे आपको निकालने पड़ते थे, राइट। चलिए अब उसके बाद आपने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंसेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंसेज जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्या जो डिफरेंसेज आ रहा है दो पॉइंट के बीच है, उसी में हम लोग क्या कहते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। आखिर वो डिफरेंसेज किस वजह से आता, तो वो डिफरेंसेज जो है चार्ज की वजह से आया था, और आपने कहा कि चार्ज के फ्लो से एक्चुअली में जो वर्क हो रहा था वही को हम लोग कहते थे वोल्टेज, यानी वोल्टेज बराबर होता था वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज, यानी V बराबर है वर्क डन बाई क्यू। ये आपको याद है कि यानी वर्क डन बराबर क्या हो गया, भी क्यू, वर्क डन बराबर भी क्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपने पढ़ा ओम्स लॉ से, बिल्कुल आप झमाझम हो रहे होंगे कंसेप्ट से, उसी को हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। यानी ओम्स लॉ में आया तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा, क्या होता है कि भी जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड किया जा रहा है सर्किट में, वो प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और वहीं पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो नई चीज का एक एंट्री होता है, उसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस जो है आपका एक प्रतिरोधक के रूप में काम करता है, एक रोधक है, किसको रोकता है, करंट की फ्लो को रोकता है, करंट की फ्लो को रोकता है सर्किट में। इसका मतलब यह हुआ कि करंट और प्रतिरोध के बीच कैसा संबंध, करंट और प्रतिरोध के बीच जो है संबंध इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर करंट बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा करंट घटेगा, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, वाइस वर्सा है। वहीं पे आया हमारा क्या, रेजिस्टेंस आपने कर लिया। यानी रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रतिरोधक है जो बैरियर का काम करता है, रेसिस्ट का काम करता है। और वहीं पे आया एक रियोस्टेट, क्या है, तो रियोस्टेट जो है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्या है, आप याद रखिए, रेजिस्टेंस होता है एक रियोस्टेट्स होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है उसमें वेरिएबल नहीं होता, एक जो आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। रियोस्टेट जो है वो घटा बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से आप रेगुलेटर की काम करते हैं, तो रेगुलेटर में जो लगा हुआ था वो रियोस्टेट होता है, तो घटता है तो धीरे धीरे होता है, बढ़ता है तो ज़्यादा हो जाता है। यानी रेगुलेटर आपका रियोस्टेट का काम किया, और आप
जो रजिस्टर आप बल्ब वगैरह को जलाने में जो रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा एक एक्चुअली रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे इसको रियोस्टेट को हम लोग जो है कुछ इस यानी ये प्रतिरोध है और इसको हम लोग एरो से डिनोट करते हैं, यानी रेजिस्टेंस पे एरो का रिप्रेजेंट करना, वही हमारा क्या कहलाता है, रियोस्टेट कहलाता है। और रेजिस्टेंस को हम लोग जो है किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरह से। रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रक हो गया आपका ओम, रेजिस्टेंस को हम लोग कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका रियोस्टेट क्या है, तो रियोस्टेट है दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन अ सर्किट टू प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब सर्किट के अंदर इसको लगाया जाता है जो आपको शो करेगा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के, यानी चेंज करता रहेगा प्रतिरोध। ठीक है, चलिए, कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस इन कंडक्टर, यानी कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस इन कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस का क्या कारण है कंडक्टर में, चालक में। तो आप पहला पॉइंट देखिए, flow of electrons in a conductor is electric current. The positive particles of a conductor create hindrance of flow of electrons because of attraction between them. This is hindrance is the cause of resistance in the flow of electricity. क्या मतलब समझे, यानी आपसे पूछा रहे आखिर क्या कारण है कि चालक में कंडक्टर में प्रतिरोध का डेवलपमेंट होता है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बोलिए। तो जब उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। आए बात समझ में, ठीक है। और जब उसमें चार्ज फ्लो किया जाता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, ज़्यादा डेवलप होता है। क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा डेवलप होने के कारण वहाँ पे एक क्राउड यानी जो होता है हमारा हिंडेंस, पॉजिटिवनेस बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है, जिसके कारण आपस में क्या होता है, क्लाउड होता है। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच जब ज़्यादा क्लाउडेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताइए, बोलिए, विकर्षण होने लगेगा, रिफ्रैक्शन या इसको क्या बोलते हैं, अपोजिशन होने लगेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपल्सिव होने लगेगा, जिसके कारण क्या होता है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का डेवलपमेंट होता है। वही बात लिखा गया है। आई बात समझ में, चलिए। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी किस किस चीज़ों पे रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। तो आप याद रखिए कि सबसे, अगर मान लीजिए कि मटेरियल पे संबंधित बात करेंगे तो मटेरियल संबंधित हमारा एरिया पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आई बात समझ, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। पहला मटेरियल पे डिपेंड करेगा, दूसरा कैसा मटेरियल ले रहे हैं, अगर लोहा का है तो उसमें ज़्यादा प्रतिरोध होगा, कॉपर का है तो उसमें कम होगा। लेंथ पे भी निर्भर करेगा, लेंथ जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, एरिया की बात अगर करें तो एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रतिरोध कम होगी, उसकी एक रिलेशन आएगा। कैसा रिलेशन आएगा, तो सबसे पहले जानिए, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर, जिसको मैटर कहते हैं, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर। पहला पॉइंट दिया है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, सम मटेरियल्स क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस एंड हेंस और गुड कंडक्टर, यानी जो गुड कंडक्टर होगा वो आपका लीस्ट हिंड्रेंस को डेवलप करेगा। लीस्ट हिंड्रेंस डेवलप का जो है लीस्ट हिंड्रेंस डेवलप होगा तो उसमें आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम से कम होगा। चलिए, जिसका एग्जांपल आपका सिल्वर में जो होता है लीस्ट हिंड्रेंस होता है, वहाँ पे क्राउड कम होता है पॉजिटिवली चार्ज का, जिसके कारण आपका सिल्वर जो होता है एक गुड कंडक्टर होता है। यानी जिसमें हिंड्रेंस कम होगा वो अच्छा चालक होगा, मतलब प्रतिरोध उसमें कम हो रही है। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच सम अदर मटेरियल्स क्रिएट मोर हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देम, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड बैड कंडक्टर, यानी जिसमें हिंड्रेंस का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपका बाधित होगा तो आपका कहलाएगा बैड कंडक्टर। वही बातें लिखा हुआ, जिसको आप बैड कंडक्टर ना कह करके आप इंसुलेटर कहते हो, और जो गुड कंडक्टर है आप गुड कंडक्टर ना कह करके क्या कहते हो, कंडक्टर कहते हो। तो ये सारी बातें हैं, इस चीज़ से आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद की दिख रहा होगा आपको। थोड़ा इस साइड कर देते हैं। चलिए, ठीक है, दिखेगा, आप बीच में कर दिया हूँ, दिखेगा। ठीक, दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के लेंथ पे भी निर्भर करता है। क्या है, रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब रेजिस्टेंस का जो है हमारा
रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये दोनों के बीच समानुपाती है। जैसे लेंथ बढ़ेगा तो इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर हिंड्रेंस क्या हो रहा है, हिंड्रेंस का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, और जब हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा बताइए, प्रतिरोध का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ठीक, चलिए अब क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं कि जैसे इसको मान लीजिए आपको पेन दिख रहा है और इसके एक पार्टिकुलर यानी टच किए तो ये पूरे पार्ट का नहीं, इस पूरे एरिया का कोई पार्ट टच हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, एक बार में इस पूरे को टच ना होकर के इसके पार्टिकुलर एरिया यानी कोई पॉइंट टच हो रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उस पर भी निर्भर करता है, तो रेजिस्टेंस जो है कैसा निर्भर करता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगा एरिया घटेगा, एरिया बढ़ेगा लेंथ घटेगा, बस ऐसे याद रखिए। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि आपको अगर दे दिया गया है कि 1 मीटर वाला हमारा, जैसे मान लिया कि जिसकी डायमीटर अगर मान लिया किसी का 5 मीटर है, ठीक है, तो उससे वायर अगर आपको निकालने के लिए कहे लंबाई में 10 किलोमीटर अगर बनाइएगा तो पतला होता चला जाएगा। अगर वही 10 मीटर वाला को अगर आपसे कह दिया कि 1 किलोमीटर वायर का लेंथ का वायर बनाइए तो उसकी क्या होगा, थिकनेस ज़्यादा आएगी। तो थिकनेस ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, लेंथ कमेगा, और लेंथ कमेगा इसका मतलब एरिया ज़्यादा हो रहा है, तो लेंथ कमेगा और एरिया ज़्यादा हो रहा है, तो लेंथ कमेगा मतलब प्रतिरोध कमेगा, प्रतिरोध कम है, हमारा लेंथ कमा तो एरिया बढ़ा, इसका मतलब एरिया और लेंथ के बीच कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। और उसी से हम तुलना करेंगे प्रतिरोध की, यानी लेंथ पे ज़्यादा, लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रतिरोध और एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रतिरोध। एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा एरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो वही बात हमारी कहानी में, बस इसको एक मैथमेटिकल वे में सुनते चले जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एल के, और रेजिस्टेंस जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, ए के। आए बात समझ में, इस सब का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आएगा एक कांस्टेंट, उसका नाम है रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। अभी आपने देख ही लिया कि लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो लेंथ घटेगा। ठीक है, चलिए तो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या है, रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरा दिस मीन्स आर विल डिक्रीज, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा विथ एन इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ये सब थ्योरी पॉइंट के रूप में आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो वही चीज़ एक हम ऑर्डर में लिख लिए, क्या लिखें, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। ये अपवार्ड डायरेक्शन बता रहा है कि बढ़ रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहा है कि घट रहा है। एरिया बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब यहीं पे आ जाइए, 10 रेजिस्टेंस यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ कंडक्टर। तो इसी को आपने फॉर्मूला के रूप में लिखा, क्या लिखा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एल बाई ए के। इसी को एक साथ मिलाइएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, तो आपका बन गया क्या बना, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे आर रो क्या है, इसको हम लोग कहते हैं रो, इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और इसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। वेयर आर जो रो जो है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, वो जो है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ऑफ द कंडक्टर। आई बात समझ में। तो आपने एक फॉर्मूला लिखा, क्या आया, एक ओम्स लॉ से भी आर इक्वल टू वी बाई आई, और मटेरियल डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आया, जहाँ से आपका रोक दिया जाए तो रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, बताइए, रो हो जाएगा आपका आर ए इंटू ए और अपॉन एल। इसका मतलब रो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एरिया का। ठीक, आई बात समझ में। यहाँ से आपसे यूनिट भी पूछेगा रो का, किसका पूछेगा, यूनिट हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपका कंडीशन है, ये चीज़ लिखा गया है। अब आगे कह रहा था ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी को हम लोग ओम मीटर कहते हैं। कैसे ओम मीटर हो जाएगा, तो देख लीजिए, ये हमारा रो है, रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रक जानते हैं ओम होता है, और एरिया का यूनिट जानते हैं आपका मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का यूनिट आप जानते हैं मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर का ये मीटर ये कट गया, बचा हमारा क्या, ओम और मीटर। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का यूनिट्स है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आए बात समझ में। चलिए, रेजिस्टिविटी क्या कहता है, रेजिस्टिविटी जो है इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड इन विच करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। मतलब एक क्यूब फेसेस का यानी रेजिस्टिविटी बताने का प्रयास किया है
कि ये जो है इलेक्ट्रिक करंट इसमें जो पास किया जाता है इसके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन को प्रोजेक्ट करता है, रोकता है, इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको आप जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही व्यवहार में रूप में आप जान लीजिए जो आपके जरूर काम की चीज़ें हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आप याद रखिएगा। यानी रेजिस्टिविटी को ही हम लोग एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे। ओम्स लॉ क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जब ओम्स लॉ से एक नई चीज़ का एंट्री हुआ है रेजिस्टेंस का, तो आपने रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से भी जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, आर बराबर क्या होता है वी बाई आई। और आप मटेरियल डिपेंडेंट पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, आर इजल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था लेंथ का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था क्रॉस सेक्शनल एरिया का। वहीं पे रेजिस्टिविटी का आपने फॉर्मूला निकाला आर इंटू ए बाई एल, इसका मतलब रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड किया, एरिया पे डिपेंड किया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। ये आप फार्मूला सारे चीज़ देख लिए। ठीक है, रेजिस्टिविटी होता क्या है, तो एक फेस की वे में जो अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट आ रही होती है उसको अपोज करता है, उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिसकी एसआई मात्रा ओम मीटर होता है। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस जो है हमारे पास दो तरह से कनेक्ट किए जाते हैं। रेजिस्टेंस को किस में, एक सीरीज में और एक पैरेलल में, तो इसकी कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। यहाँ तक आप होपफुली यानी एकदम सुंदर सा सजा करके नोट्स बनाइए। अच्छा कंटेंट यानी बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर अच्छा लगे, और या कोई किसी प्रकार की किसी तरह की कोई त्रुटि या कमी है तो भी आप मुझे सजेस्ट करेंगे, प्लीज़ सजेस्ट करेंगे। आपके सजेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा। ज्ञान का यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच।